यूथ की प्रॉब्लम्स को लेके आज मैं आपके पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ जो यूथ को रखा गया है उनकी सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा कहती है जब भी रेगुलर की बात की जाए कि ये किसी प्राइवेट फर्म से हायर किया है और वो हमारा जो गवर्नमेंट का पार्ट है वो नहीं है, तो इसलिए इन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता। सेकंड, अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते तो उन्हें प्राइवेट फर्म की तरह सैलरी तो दीजिए। थर्ड है, रेगुलर के क्या सच में आउटसोर्स एम्प्लॉयज के पास कोई भी स्कोप्स नहीं बचे हैं? इन्हीं मुद्दों पे मैं सब पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस वीडियो के एंड में आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर सामने आएंगे। होप वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके काफी काम आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं आउटसोर्स एम्प्लॉयज। इंडिया में अगर हम आउटसोर्स एम्प्लॉयज की बात करें तो इनिशियली 1980s में फर्स्ट टाइम आईटी जो कंपनीज थी उन्होंने आउटसोर्स पे एम्प्लॉयज को रखा। उसके बाद 90s में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीलरेट हुआ। सभी सेक्टर्स ऑलमोस्ट इसकी ओर शिफ्ट हुए और आउटसोर्स एम्प्लॉयज को रखना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट सेक्टर क्या था कि इतना पैसा नहीं था कि वो रेगुलर एम्प्लॉयज को रख पाए, तो उन्होंने क्या किया 90s में जाके उन्होंने भी आउटसोर्स की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर दिया। आउटसोर्स जो शब्द है उसकी एक क्लियर कट डेफिनेशन होती है कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो एक एग्रीमेंट साइन करेगी किसी प्राइवेट फर्म के साथ और वो प्राइवेट फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट करे और वो पैनल जो मैन पावर है उसे हायर करेगा और जो ये हायर की हुई मैन पावर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सेक्टर को अपने थ्रू प्रोवाइड करेगा। अब देखिए जो एग्रीमेंट हुआ है इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉय इंटरव्यू पैनल में नहीं जाएगा। सिर्फ जो कंपनी है वो अपने लेवल पे जो एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी को देगी उसके बेसिस पे सिलेक्ट करेगी और वो एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट सेक्टर को प्रोवाइड कर देगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है वो है कि जो एम्प्लॉयज को रखा गया वो क्या सच में इस प्रोसेस में रखा गया? अब देखिए इसमें पहला फैक्ट मैं आपको यहाँ पे सामने दिखाता हूँ। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर ने कई जगह क्या किया है कि उनकी सपोज ये 3-4 विंग्स है, ये ए विंग है, ये बी विंग है और ये उसकी सी विंग है। तो अब होता क्या है जनरली ये गवर्नमेंट के ही पार्ट है तीनों। इन तीनों में आप जो एम्प्लॉय रखना चाह रहे हो, अगर सपोज यहाँ पे किसी भी विंग में एम्प्लॉय रखना चाह रहे हो तो एक प्राइवेट फर्म जो होगी आपकी, तो उसको आप कंपनी को कहोगे कि आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आप सेम वही प्रोसेस जो एग्रीमेंट आपका साइन होगा और आप अपनी एलिजिबिलिटी दोगे प्राइवेट फर्म उसमें एम्प्लॉयज को रखेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, जो आपके एम्प्लॉयज को रखा गया है वो गवर्नमेंट की अगर कोई डिपार्टमेंट है, सपोज यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है कोई डिपार्टमेंट, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी इन दो फर्म में रखने के लिए जो सी फर्म है यहीं से ही नियुक्तियां यहाँ पे कर दी, एम्प्लॉयमेंट यहाँ से ही जनरेट कर दिया। तो अगर आप इस फर्म से यहाँ पे और यहाँ पे रख रहे हो तो जो आपके आउटसोर्स की डेफिनेशन है वो यहाँ पे नहीं है। ये एक आपका डिपार्टमेंटल जो सर्विस हुई वो कंसीडर होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें अब 1980s में मैक्सिमम क्या होता था कि डिपार्टमेंट बोर्ड या काउंसिल आपकी रिक्रूटमेंट करती थी प्रोजेक्ट्स में, या फिर किसी और पोस्ट पे करना है तो इंटरव्यू के थ्रू रिक्रूट किए जाते थे एम्प्लॉयज़ को, जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता था और उसके बाद उन्हें रेगुलर कर दिया जाता था। तो एक प्रोसेस 80s में ये फॉलो हुआ करता था जो कि आज आपके प्रोसेस में भी हुआ है, जो आउटसोर्स कहा जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस था
वो 90s में आया, जिसमें कमीशन आ गया। अब 1990s की बात करें, डिपार्टमेंट हो या बोर्ड हो या काउंसिल हो, इन्होंने ये 3 पैटर्न को फॉलो किया। एक प्रोजेक्ट जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। सेकंड, कमीशन और बोर्ड फॉर्मुलेट होंगे, जिन बोर्ड्स का काम था एग्जाम को कंडक्ट करना, उसके बाद इंटरव्यू को कंडक्ट करना, और वो इंटरव्यू के थ्रू डिपार्टमेंट, बोर्ड और काउंसिल्स में एम्प्लॉय जाएंगे। और जो थर्ड वन इंट्रोड्यूस हो गया वो हो गया आउटसोर्स। आउटसोर्स में क्या किया गया, वहाँ पे भी कई जगह रिटन एग्जाम हुए, कई जगह पर्सनल इंटरव्यू हुए, और उसके बाद उन्हें रिक्रूट किया गया। अब इनमें डिफरेंस क्या आ गया, देखिए प्रोजेक्ट में आपका इंटरव्यू हुआ बट वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हुआ। अगर यहाँ पे भी कमीशन या बोर्ड में एक सीट के पीछे 6 कैंडिडेट नहीं होते अवेलेबल, तो डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू होता है, और अगर उनका पर्सनल इंटरव्यू हो तो वो भी रेगुलर यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो वहाँ पे साइंटिस्ट की पोस्ट आपके पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू रिक्रूट की जाती है। अब आउटसोर्स एम्प्लॉयज की बात है तो यहाँ पे भी पर्सनल इंटरव्यू हुआ है, जिसके लिए गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले थे, वो ले रहे थे। तो उसके बावजूद यहाँ पे आउटसोर्स एम्प्लॉयज उन्हें कंसीडर किया गया। सिलेक्शन प्रोसेस को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्रोजेक्ट्स में सेम प्रोसेस था, आउटसोर्स में सेम प्रोसेस था। सेंटर और जो कमीशन और बोर्ड है, इनमें भी कई बारी जब सीट्स के आपके कैंडिडेट्स एक सीट पे 6 नहीं होते तो वो डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तीनों इंटरव्यू यहाँ पे हो रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपके कोई कमी नहीं है, तो आप यहाँ पे आउटसोर्स क्यों दे रहे हो और यहाँ पे रेगुलर क्यों दे रहे हो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो पॉलिटिशियंस है, उनकी एक पॉलिसी है। या तो आप इन्हें भी आउटसोर्स कीजिए, जो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आ रहे हैं उन्हें भी आउटसोर्स कीजिए, जो यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्ट आ रहे हैं वो भी आउटसोर्स होंगे, और जो यहाँ पे भी आ रहे हैं वो आउटसोर्स होंगे। या फिर यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि ये आउटसोर्स एम्प्लॉयज है, बिकॉज इनकी एलिजिबिलिटी थोड़ी कम थी तो वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज है। तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल यहीं पे आपको देता हूँ। एक जो हाईली क्वालिफाइड है लोग, यहाँ पे बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, तो वो लोग आउटसोर्स हो रहे हैं इतने हाई एजुकेशन के बाद। जो एजुकेशन का सिस्टम है हमारा, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूँ, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा। ये एक एग्जांपल है। अगर आप एक यहाँ पे पीएन की सिलेक्शन करते हो या फिर ड्राइवर की सिलेक्शन करते हो, तो वो डायरेक्टली एक पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आप कंडक्ट करते हो। तो वो आप क्या है 8 साल के बाद या डेली वेजेस है, तो इन सभी को आप यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, तो डेली वेजेस के 8 साल और पीएन के भी 8 साल, जो कि अब घट के 5 साल रह गए हैं। कई जगह कई स्टेट्स में 5 साल कर दिया है। तो वो पर्सनल इंटरव्यू से डायरेक्ट आते हैं और उन्हें 8 साल के बाद रेगुलर कर दिया जाता है। यही नहीं, यहाँ तक कि जो ये एम्प्लॉयज आते हैं, यहाँ पे इन्हें प्रमोट भी किया जाता है, जो क्लरिकल में डिप्यूट किया जाता है। मतलब यहाँ पे मेरा एक कहने का जो मीनिंग है, मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ किसी भी कैटेगरी को। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, यहाँ पे अगर आप इतने हाईली ट्रेंड को भी जो सेम प्रोसेस से रिक्रूट किया गया है उन्हें आउटसोर्स कंसीडर कर रहे हो, और 8 साल जो यहाँ पे है पियोन और डेली वेजेस के बराबर, उनके बराबर भी कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा क्लेम करता है कि हमने इतने % एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया अपने टेन्योर में, इतने % हमने हॉर्टिकल्चर में जनरेट किया। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में वो अपना एम्प्लॉयमेंट बताते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। एम्प्लॉयमेंट आपने आउटसोर्स जनरेट किया या फिर रेगुलर बेसिस पे जनरेट किया, या फिर आपने हॉर्टी या एग्रीकल्चर में किया। हॉर्टी या एग्री में जो आपका ये सेक्टर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो यूथ का है वो यहाँ पे है। रेगुलर में बहुत ही कम परसेंटेज है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में जहाँ तक बात की जाए, इन दोनों सेक्टर में यूथ है बट बहुत कम है। इसका में जो मेन रीज़न है वो जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, वो कागजों में बहुत ज़्यादा है बट वो ग्राउंड तक बहुत ही कम पहुँचती है। इसके लिए एक सजेशन जो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जितनी भी एनजीओज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी निकाले कि जितनी भी एनजीओज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी उनका डोमेन है, जो भी उनका एरिया है, उस ब्लॉक में या पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको हर यूथ को जाकर बताए। इससे हमारा जो बर्डन यहाँ पे आ रहा है वो रिड्यूस होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर यहाँ पे हम जो ग्रुप है हमारा 25 से अगर 35 के बीच एज को आप आउटसोर्स में एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर करते हो, हालांकि आपकी डेफिनेशन जो क्राइटेरिया है उसमें ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है बट मेरे अकॉर्डिंगली ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक ग्रेस पीरियड है हर यूथ का। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूँ एक्सप्लॉयट, तो एक्सप्लॉयट ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 25 से 35 साल आपका ग्रेस पीरियड है और ग्रेस पीरियड में आप आउटसोर्स पे एम्प्लॉय रख रहे हो, उसके बाद उसे बाहर निकाल दे रहे हो कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। इसे हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते। आप एजुकेशन सिस्टम में इस ढंग से लोगों की सोच, इस ढंग से यूथ की सोच बदली है कि वो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में जाए और वहाँ पे आप मैक्सिमम उनकी प्रोडक्शन है जो हमारी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, वहाँ पे यूथ अपना टैलेंट दिखा पाए। पर यूथ के पास हॉर्टी और एग्रीकल्चर में शायद उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए मैक्सिमम यूथ यहाँ पे आके रुक रहा है। ना तो उसे प्राइवेट फर्म के बराबर सैलरी मिल रही है, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर के बराबर सैलरी मिल रही है, ना उसे मेडिकल लीव्स मिल रही है, उसमें कई क्लॉज है, स्पेशल लीव्स नहीं मिलेगी, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव्स पे काफ़ी डिपार्टमेंट्स दे रहा है और कुछ डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्शंस लगा रहा है। मतलब गवर्नमेंट को ये ग्राउंड लेवल पे ये देखना होगा कि कहाँ पे आउटसोर्स जो एम्प्लॉयज है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, डिसीजन मेकर्स है, वो अगर फंड जनरेट नहीं कर सकती तो वो धीरे धीरे जो काम है उसको आउटसोर्स करेगी। जो वर्क होगा हमारा जिस टेंडर के थ्रू आउटसोर्स करती है। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बताता हूँ। सेम प्रोसेस में यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं इंडिया को खड़ा कर देता हूँ। गवर्नमेंट काम को आउटसोर्स कर रही है, इसे करने वाले कौन है? प्राइवेट फर्म्स। प्राइवेट फर्म्स इसे कंप्लीट कर रहे हैं और जो काम हो रहा है उसे गवर्नमेंट सेक्टर को दे रहे हैं। बिफोर इन जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तो यहाँ पे कुछ एक जो इंग्लिश पीपल थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो आए, उन्हें बिजनेस करने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी। बिजनेस करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज दी, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, पूरे इंडिया पे ही बिजनेस करना शुरू कर दिया और पूरा इंडिया कैप्चर कर दिया। अब यहाँ पे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था और यहाँ पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उस पे हावी हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर। इन दोनों का कोरिलेशन बहुत क्लियर कट है। प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे जो आपके वर्क है वो गवर्नमेंट सेक्टर है उस पे पूरे पे हावी हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे स्कूल्स हैं, वो इसको ओवरटेक कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे इस पे ओवरटेक कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स।
अब बात करते हैं जो लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रेगुलराइजेशन का है। देखिए, रेगुलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट कहती है कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जहाँ पे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को हम रेगुलर करता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसमें डेवलपमेंट के लिए हम टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करते हैं। तो ये एक ऐसा है यूथ जो हमारा बैकबोन हम कहते हैं, जिसे प्रैक्टिकली हमें बैकबोन यहाँ पे दिखाना भी है। गवर्नमेंट को यहाँ पे अगर कुछ करना है तो कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट करना होगा, ऐसे एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना होगा जहाँ पे जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ है, इन आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को आप रेगुलर कीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, पूरे स्टेट से, पूरे नेशन से, कि अगर आप आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रेगुलर नहीं कर सकते तो इन्हें आप, इनकी लाइफ को, जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ है उन्हें स्पॉइल करने का भी कोई राइट नहीं है। अगर आप यूथ की बात करते हो कि बैकबोन है, तो उन यूथ को आप रेगुलर कीजिए। अगर आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए आपने एक्ट लाया है कि उन्हें हम रख सकते हैं, तो उसको आप रेगुलर करने के लिए भी एक्ट ला सकते हैं। तो ये कोई बड़ा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। तो आप अगर एक आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हो तो ऐसे जो डिसीजन लेने वाले थे उसके पीछे, उन सभी एम्प्लॉयज़ को भी निकाले, ताकि ऐसी जो हमारा जो फैमिलीज है जो सफ़र कर रही है, वो ऐसे डिसीजन से फ्यूचर में फिर से सफ़र न करें।